बख्तरबंद गाड़ियां एक वीरान भूली बिसरी जमीन से गुजर रही हैं। अंदर अच्छे कपड़े पहने कुछ आम लोग गहरी खामोशी में सफर कर रहे हैं। एक गार्ड की आवाज खामोशी को तोड़ती है, जो उनके आने की नियम कानून बता रहा है। उन्हें सावधान रहने और कैदियों को न उकसाने की चेतावनी दी जाती है। लाला नाम की एक खुशमिजाज लड़की इस माहौल को हल्का करने का फैसला करती है। वो अपना परिचय डेंटे कॉन्ग से करती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। पता चलता है कि वो दोनों साइंस टीचर्स हैं। ये एक अजीब इत्तेफाक है। बाकी लोग भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं, जिसमें एक नैतिकता एथिक्स का टीचर भी है जिसकी क्लास लेना जरूरी है। आप क्या ही कह सकते हैं। आखिरकार टीचर्स के बीच का तनाव टूटता है और वो एक दूसरे को जानने लगते हैं। लेकिन एक आदमी का चेहरा अब भी गंभीर है। वो सोच रहा है कि वे सब यहाँ कैसे पहुंच गए। उनकी मंजिल का पता चलता है। फोगलैंड, दुनिया की सबसे बड़ी जेल, जिसे नर्क भी कहा जाता है। लाला इसे हंसी में टालने की कोशिश करती है और सवाल करती है कि एक जेल में भला क्या गलत हो सकता है। लेकिन वो गंभीर चेहरे वाला टीचर अब भी शक में है और पूछता है कि क्या वे इस जेल की शुरुआत के बारे में जानते हैं। वह 50 साल पहले यहाँ गिरे एक विशाल उल्कापिंड की कहानी सुनाता है और उस भयानक घटना के ठीक 5 साल बाद कुछ बदल गया। दुनिया की बड़ी ताकतों ने मिलकर उस उल्कापिंड के गड्ढे के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी जेल बना दी। दूसरे लोग यह सुनकर उत्साहित हो जाते हैं और एलियंस और अजीबोगरीब जीवों के बारे में ऑनलाइन सुनी सुनाई अफवाहों को याद करने लगते हैं। वो गंभीर टीचर आगे कहता है कि एक विद्वान ने दावा किया था कि फोगलैंड ने नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। एक और आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि शायद उनके नए छात्र असल में राक्षस हों। यह अजीब थ्योरी इतनी मजेदार थी कि डेंटे कॉन्ग जैसा शांत इंसान भी मुस्कुरा देता है। एक टीचर मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या पढ़े लिखे लोग सच में ऐसी बकवास पर यकीन करते हैं? लेकिन डेंटे कॉन्ग अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसका मानना है कि हर किसी को सीखने का अधिकार है। उसका साथी उस पर दबाव डालता है और उसे याद दिलाता है कि ये दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी हैं। डेंटे के लिए वे राक्षस नहीं, बस ऐसे लोग हैं जिन्हें सही शिक्षा नहीं मिली। दूसरे टीचर्स बस आहें भर सकते हैं, ये सोचते हुए कि हमारा लचका कितना भोला है। अचानक एक गार्ड की आवाज आती है। वे फोगलैंड से बस 5 मिनट दूर है। खुशमिजाज लाला अब डर के मारे जमसी गई है, क्योंकि हकीकत सामने आ रही है। पहला गेट कराते हुए खुलता है और टीचर्स के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई देता है। यहां तक कि डेंटे का मजबूत इरादा भी टूटने लगता है जैसे ही वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। यह है फोगलैंड, इस पूरी धरती पर सबसे बड़ी और सबसे बदनाम जेल। डेंटे खुद को संभालता है, ये याद करते हुए कि वह यहाँ क्यों आया था। कैदियों को पढ़ाने के लिए एक हैरानी भरा खुशनुमा बैनर उनके नए काम की जगह पर उनका स्वागत करता है। सख्त आदेश दिए जाते हैं, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी और सारा निजी सामान जब्त कर लिया जाएगा। जैसे ही धुंध उनकी नजर को धुंधला करती है, वे जेल का नाम समझने लगते हैं। विजिबिलिटी लगभग 0 है। जेल की इमारतें धुंध में खो जाती हैं और तब उन्हें समझ आता है कि इसे फोगलैंड क्यों कहा जाता है। जैसे ही एक आवाज पुष्टि करती है कि वे गेट 2 की ओर बढ़ रहे हैं, एक भारी हथियारों से लैस गार्ड उनकी सुरक्षा के लिए अगले कदम बताता है। वे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि यह सब सिर्फ एक डराने का तरीका है। हाँ, बिल्कुल। गार्ड्स के साथ वे जेल के अंदर गहराई तक मार्च करते हैं, जहां स्टाफ उन्हें हाथ हिलाकर आगे भेजता है। एक दृढ़ कदम उठाया जाता है। अनजाने में प्रवेश करते हुए डेंटे खुद को समझाने की कोशिश करता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वो तर्क देता है कि यह भी एक और जगह है जहां लोग रहते हैं, लेकिन उनकी क्लासरूम एक सफेद डिब्बे जैसी है जिसे एक मोटी खिड़की के पीछे से देखा जा सकता है। डेंटे अपनी कुर्सी पर बैठता है, इस अजीब सेटअप से पूरी तरह हैरान। एक और टीचर को एहसास होता है कि यह एक आइसोलेशन क्लासरूम है और इसे जरूरत से ज्यादा बताता है। वह मजबूत कांच पर फापाता है और सवाल करता है कि वे पढ़ाएंगे कैसे। एक भारी दरवाजे पर अचानक एक गार्ड के आने से वह चौंक जाता है। घोषणा की जाती है, कैदी अब अंदर आ रहे हैं। एक आखिरी खौफनाक आदेश दिया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सीट से मत उठना। डेंटे मुश्किल से थूक निकलता है। स्थिति की गंभीरता आखिरकार
उसे समझ में आ रही है। भारी स्टील का दरवाजा कराता है। उसके ताले एक अंतिम धमक के साथ खुलते हैं। यह अंदर की ओर खुलता है और सफेद क्लासरूम दिखाई देता है। और फिर छात्रों को अंदर लाया जाता है। किसी बुरे सपने की तरह जंजीरों में जकड़े हुए कैदी टेंटे का आदर्शवादी संकल्प एक पल में टूट जाता है। चमकती आंखों और बिगड़े हुए चेहरे वाला एक कैदी कांच से चिपक जाता है। एक और उसके पीछे आता है। उसकी निगाहों में एक अजीब सी तपिश है। एक विशालकाय जानवर जैसा आदमी मुस्कुराता है, यह पहचानते हुए कि उसने दूसरी तरफ क्या देखा है। वह सवाल करता है कि क्या वे इंसान भी है। जैसे ही एक गार्ड उसे सीट पर बिठाता है, टिंटे का दिमाग तेजी से दौड़ता है। इस नामुमकिन नज़ारे को समझने की कोशिश करता है। वह सोच में पड़ जाता है कि कोई इन चीजों को कैसे पढ़ा सकता है। उस गंभीर टीचर के शब्द अब डेंटे के दिमाग में भयानक रूप से गूंज रहे हैं। वह इसे झटकने की कोशिश करता है और बेतहाशा खुद से कहता है, यह सब बकवास है। उसका अपना भोला विश्वास है उसकी आंखों के सामने चमकता है। आखिरकार यहाँ लोग ही रहते हैं। इसके बाद उसका सबसे आदर्शवादी दावा कि उन्हें बस शिक्षा की कमी थी। लेकिन डेंटे हिम्मत जुटाता है, अपनी टाई ठीक करता है और क्लास से अपना परिचय कराता है। वह एक प्रोफेशनल आइस ब्रेकर से शुरुआत करने का फैसला करता है, क्योंकि वो करेगा ही। वह अपने नए छात्रों से पूछता है कि साइंस सबसे लोकप्रिय क्लास क्यों मानी जाती है। डेंटे यहाँ तक कि एक मजाक भी करता है कि वे शायद भागने के लिए रॉकेट बनाना चाहते हैं। उसकी मजाक करने की कोशिश का जवाब एक खौफनाक अजीब सी खामोशी से मिलता है। जब तक कि उन जीवों में से एक भयानक बादलों जैसी हंसी नहीं हंसता। उस जीव को यह घुटन भरा माहौल मजेदार लगता है। उसकी हंसी कमरे में गूंजती है। बेअसर डेंटे विषय बदलता है और एक सरल, ज्यादा दिलचस्प टॉपिक से शुरू करने का फैसला करता है। वह अपना पहला पाठ प्रस्तुत करता है, प्रकृति के करीब जाना, और हाथ में एक अजीब सा पौधा पकड़ता है। वह कैदियों को उनके डेस्क पर रखी चीजों को देखने का निर्देश देता है। हर एक को एक गिलास पानी दिया गया है, जिसमें एक शकरकंद स्वीट पोटैटो है। उसकी बड़ी योजना उन्हें एक पौधा उगाना सिखाना है, बच्चों वाला एक सबक। उसका मानना है कि इन खूंखार अपराधियों को कभी ऐसी सरल चीजें सीखने का मौका ही नहीं मिला, भले ही यह मामूली लगे। उसे उम्मीद है कि इसे बढ़ता हुआ देखकर उनके अंदर कुछ जागेगा। एक छोटे से पौधे की देखभाल करके वे शायद आखिरकार जीवन का मूल्य सीख सके। वह उनकी आंखों में देखता है, उनके अतीत को स्वीकार करता है, लेकिन आज सीखने की मांग करता है। वह उनकी तुलना शकरकंद से करता है, जो अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। एक उम्मीद भरी मुस्कान के साथ अपना पहला ग्रुप प्रोजेक्ट घोषित करता है। लेकिन उसकी इस मिसाल का जवाब एक पल की स्तब्ध, उलझन भरी खामोशी से मिलता है। एक कैदी गुस्से से भड़क उठता है, इस तुलना को अपना घोर अपमान समझता है। डेंटे घबराहट में समझाने की कोशिश करता है और उसकी सारी बातें बिखर जाती हैं। वो कैदी इसका जवाब देता है, खैर वो पूरा का पूरा लेसन प्लान ही खा जाता है। हमारा हीरो इस घटना को देखकर पूरी तरह से अवाक रह जाता है। जल्द ही पूरी क्लास भी यही करने लगती है और खुशी खुशी अपने साइंस प्रोजेक्ट्स को खाने लगती है। वह घबराकर चिल्लाता है कि उन्हें इसे उगाना था, खाना नहीं। हारकर टिंटे बैठ जाता है और सोचता है कि वह किस तरह के छात्रों से निपट रहा है। जैसे ही वह हार मानने वाला होता है, दूसरी तरफ से एक आवाज आती है। नकाबपोश कैदी उसकी बात काटता है और ये जानना चाहता है कि फोक धुंध कैसे बनाया जाता है। डेंटे पूरी तरह से खोया हुआ है, उस अजीब सी मांग को दोहराता है। वह बात को मोड़ने की कोशिश करता है और उनके सवाल को जेल की मशहूर धुन से जोड़ता है। लेकिन कैदी को मौसम के पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उस वैज्ञानिक का मजाक उड़ाता है। हमारा हीरो उसे ठीक करता है, अब भी यह सोचते हुए कि यह सब भागने के बारे में एक गहरा मजाक है। उसकी इस गलतफहमी का जवाब एक मुक्के से मिलता है, जो मजबूत कांच पर पड़ता है। टक्कर वाली जगह के चारों ओर एक अजीब नीली ऊर्जा चमकती है। नकाबपोश कैदी की आंखें उसी शक्ति से चमकती हैं और कांच की दीवार लगभग टूट जाती है। और इसके साथ ही डेंटे का बचा कुचा संयम दहशत की चीख में बिखर जाता है। नकाबपोश कैदी की आवाज ठंडी है। वह पूछता है कि क्या डेंटे को लगता है कि यह कोई खेल है। डेंटे अपने कम्युनिकेटर में चीखता है,
इस नामुमकिन घटना की घबराहट में रिपोर्ट करता है। उसे यकीन नहीं हो रहा। वह सवाल करता है कि इतना मजबूत कांच कैसे टूट सकता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, टीचर के कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। कम्युनिकेटर पर एक आवाज कोड ओमेगा की घोषणा करती है। जैसे ही गार्ड्स अंदर घुसते हैं, एक पूरी टेक्निकल स्क्वाड ऑब्जर्वेशन रूम में धावा बोल देती है, हथियार ताने हुए। उनका कमांडर सीधे डेंटे को देखता है और उसे एक तेज आदेश देता है कि नीचे झुक जाओ। अगला आदेश खौफनाक रूप से सरल है। हर एक कैदी को खत्म कर दो। बिना किसी हिचकिचाहट के गार्ड्स कांच के पार से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। क्लासरूम को तहस नहस कर देते हैं। गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है, जो जीवन के सबक को मौत के सबक में बदल देती है। डेंटे चीखता है, अपना सिर पकड़कर। जैसे ही उसकी दुनिया हिंसक अराजकता में डूब जाती है, मजबूत कांच कोई सुरक्षा नहीं दे पाता और गोलियों के तूफान में बिखर जाता है। वह दरवाजे से टकराता है, इस हत्याकांड को रोकने की बेतहाशा कोशिश करता है। कमांडर की आवाज डरावनी रूप से शांत है, जो उसे फांसी खत्म होने का इंतजार करने का आदेश देता है। डेंटे को यकीन नहीं हो रहा। वह सवाल करता है कि वे इन सभी लोगों को बस कैसे मार सकते हैं। एक गार्ड सीधे गोली मारकर आदेश का पालन करता है, जबकि कमांडर इस क्रूरता को सही ठहराता है। लेकिन एक कैदी नंबर 0901 बस मुस्कुराता है जब वह बंदूक की नली पकड़ता है। हमारा हीरो केवल घोर दहशत में देख सकता है। उसका आदर्शवाद आखिरकार मर चुका है। कैदी चौंकाने वाली ताकत से पलटवार करता है, गार्ड को खून के फव्वारे में खत्म कर देता है और कम्युनिकेटर के माध्यम से एक शांत आवाज इस कत्लेआम के बीच अपना परिचय देने के लिए तैयार है। आवाज अपना परिचय इस नर्क जैसी जगह के वार्डन के रूप में देती है। वह शांति से डेंटे को सूचित करता है कि ये राक्षस उसके नए पड़ोसी हैं। डेंटे केवल हाँफ सकता है। उसका दिमाग इस खुलासे से पूरी तरह से बिखर चुका है। इस कत्लेआम के बीच नकाबपोश कैदी शांति से अपनी डेस्क पर बैठा है। हमारा हीरो पूरी तरह से हक्का बक्का है। फोगलैंड की हकीकत उस पर टूट पड़ती है। वह शकरकंद पकड़े हुए है। मौत से भरे कमरे में एक अजीब तरह से शांत नजारा हार कर डेंटे जमीन पर गिर जाता है। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। कैदी नंबर 0182 के नकाब के पीछे से एक चमकती आंख झांकती है। सीन एक अंधेरे कंक्रीट के कमरे में बदल जाता है, जिसमें एक ही पंखा चल रहा है और फर्श पर डेंटे पड़ा है। उसका पहला दिन पूरी तरह से बेहोशी में खत्म होता है। लेकिन वह अकेला नहीं है। एक नारंगी जंपसूट पहने एक शख्स अंधेरे में बैठा है। डेंटे धीरे धीरे जागता है। उसके पहले दिन की भयावहता अब भी उसके दिमाग में ताजा है। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी होती है और उसका ध्यान अपने नए और अनचाहे रूममेट पर जाता है। वह उठकर बैठता है और महसूस करता है कि वह उन्हीं राक्षसों में से एक के साथ सेल साझा कर रहा है, जिन्हें वह पढ़ाने आया था। यह वही नकाबपोश कैदी है, जिसकी एक चमकती आंख उस डरे हुए टीचर पर टिकी है। डेंटे का दिमाग चकरा जाता है। इस असंभव घटनाक्रम को समझने के लिए संघर्ष करता है। वह आखिरकार हिम्मत जुटाकर उस खामोश शख्स से पूछता है कि वह वो कौन है। लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं और एक घबराई हुई हकलाहट में निकलते हैं। तुम्हारे नए घर में स्वागत है। डेंटे, उम्मीद है तुम्हें खुले बाथरूम से कोई दिक्कत नहीं होगी। भारी स्टील का दरवाजा इस सच्चाई की पुष्टि करता है। वह अब यहां सिर्फ एक टीचर नहीं है। डेंटे घबराकर पूछता है कि वह कहाँ है, पर उसका सेलमेट शांति से जवाब देता है, मेरे घर में। इस अजीब जवाब से स्तब्ध डेंटे की उलझन अब जवाब पाने की एक बेताब जरूरत में बदल जाती है। वह कैदी 0182 को घूरता है और उसकी स्थिति की हकीकत उस पर हावी हो जाती है। उसका दिमाग तेजी से अतीत में जाता है, उस अराजकता को समझने की कोशिश करता है जिसने उसे यहां पहुंचाया। उसे गार्ड का अंतिम घातक आदेश याद आता है कि कैदियों पर गोलियां चला दो। लेकिन यह योजना बुरी तरह से उल्टी पड़ गई, क्योंकि गार्ड्स को जल्दी ही काबू कर लिया गया था। क्लासरूम पूरी तरह से तबाही का मंजर बन गया, क्योंकि कैदियों ने बाजी पलट दी थी। इस भयावहता से अभिभूत डेंटे की आखिरी याद अंधेरे में गिरने की है। उस गंदे सेल में वापस उसका रहस्यमय रूममेट एक अजीब शांति के साथ हिलता है। टीचर उस कैदी से पूछता है कि क्या वे सच में एक जेल के अंदर थे। डेंटे अपने सेलमेट का सामना करता है, यह जानने की मांग करता है कि क्या वह इसके लिए जिम्मेदार है।
उसे इस भयानक संभावना का एहसास होता है। यह कैदी उसे यहां लाया है, लेकिन उस जीव का ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, क्लास वाला शकरकंद। हमारे हीरो के चेहरे के भाव सब कुछ बयां कर देते हैं। वह पूरी तरह से खो चुका है। नकाबपोश आदमी का अनुरोध चौंकाने वाला सरल है। उसे सिखाओ कि इसे कैसे उगाना है। टेंटे अवाक रह जाता है क्योंकि वह राक्षस बागवानी का सबक मांग रहा है। उसे अपने ही शब्द याद आते हैं कि उनकी बुराई सिर्फ अज्ञानता थी, लेकिन अब वह समझता है कि उसका तर्क एक नाजुक नींव पर बना था। उसका पूरा दर्शन बिखर जाता है, इस हद की बेतुकी बात को समझने में असमर्थ, और इस तरह डेंटे आखिरकार टूट जाता है, इस बात पर गुस्से में कि उसे एक जड़ वाली सब्जी के लिए नर्क में फेंक दिया गया। उसका दिमाग आखिरकार चकरा जाता है और वह स्वीकार करता है कि नैतिकता का टीचर हर तरह से सही था। उसे यकीन हो जाता है कि ये चीजें बिना किसी कारण के मारती हैं, और वो अगला निशाना है। उसकी घबराई हुई नजर अपने सेलमेट पर पड़ती है और वह उसके हाथ में छिपी कोई चीज देखता है। उसका दिमाग सबसे बुरी संभावनाओं से गुजरता है, एक बंदूक, एक चाकू, किसी भी तरह का हथियार। पूरी तरह से प्रेरित होकर टेंटे फैसला करता है कि उसे कुछ करना होगा। खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा होने पर वो नकाबपोश कैदी पर झपट पड़ता है। कैदी पीछे गिरता है और वह हथियार सामने आ जाता है जिसे वो छिपा रहा था। डेंटे उसकी कलाई पकड़ता है, उसे आश्चर्यजनक ताकत से नीचे दबाता है। वो उसे काबू करने में कामयाब हो जाता है, यह सोचते हुए कि यह वाला क्लास के राक्षसों जैसा नहीं है। वह खुद से शांत रहने के लिए कहता है, यह विश्वास करते हुए कि वह इस एक कैदी को वास्तव में संभाल सकता है। उसका दिमाग एक ही लक्ष्य पर टिका है, कैदी के दाहिने हाथ से हथियार छीनना। लेकिन जैसे ही वह उसकी बाह मोड़ता है, कुछ एक अप्राकृतिक चीर के साथ टूट जाता है। डेंटे का खून ठंडा पड़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि पूरी बाह अभी अलग हो गई है। वही बाह शांति से अपने मालिक से वापस जुड़ जाती है। ठीक है, निश्चित रूप से इंसान नहीं है। कैदी हिंसा के लिए माफी मांगता है, लेकिन इसमें कुछ दोष भी है। वह बताता है कि डेंटे की अपनी बेवकूफी ने उसे एक जेल के अंदर अगवा करवा दिया। वह गलत नहीं है, और इन सब के बाद भी वह जीव अभी भी बस यह जानना चाहता है कि शकरकंद कैसे उगाना है। लेकिन डेंटे का सब्र जवाब दे चुका है। वह इतने बेवकूफ किसी को पढ़ाने से साफ इनकार कर देता है। वह कैदी से कहता है कि कोई और भोजन ढूंढो, और घोषणा करता है कि वो इस सेल को छोड़ रहा है। हमारा हीरो अब दरवाजे पर खड़ा है और जेल का शेड्यूल समझने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए शुभकामनाएं। डेंटे दरार से झांकता है, इस विश्वास के साथ कि सुरक्षाकर्मी उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो वह दूसरी तरफ देखता है वह उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है। वहां जेल की खास अभेद्य धुंध के अलावा कुछ नहीं है। वह दरवाजा खड़खड़ाता है, मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीखें खामोशी में गुम हो जाती हैं। और फिर एक भारी कराहट के साथ दरवाजा बस अपने आप खुल जाता है। डेंटे अविश्वास में घूरता है, यह सवाल करते हुए कि क्या यह किसी तरह का जाल है। वह सावधानी से बाहर निकलता है, यह सोचते हुए कि नर्क का एक सेल खुला क्यों होगा। वह खुद को एक सुनसान रास्ते पर पाता है जो कंक्रीट और धुंध के एक भूल भुलैया से घिरा हुआ है। उसके नए घर का विशाल असंभव पैमाना उसे समझ में आने लगता है। यह सिर्फ एक जेल नहीं है, यह निराशा का एक विशाल अंतहीन शहर है। उसका दिमाग आखिरकार टूट जाता है। वह चिल्लाता है कि यह संभवतः एक जेल नहीं हो सकती। वह अपने सेलमेट की ओर मुड़ता है, यह जानने की मांग करता है कि उसे कहां ले जाया गया है। लेकिन उसके घबराए हुए सवाल छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि एक हाथ उसके मुंह पर आ जाता है। नकाबपोश कैदी उसके पीछे प्रकट होता है, जो स्पष्ट रूप से सारी चिल्लाहट से थक चुका है। उसकी सलाह खौफनाक रूप से सरल है, तुम छोड़ नहीं सकते, इसलिए बस चुप रहो और जियो। लेकिन डेंटे नीचे की अंतहीन झुग्गी को देखता है और सवाल करता है कि कोई यहां कैसे बच सकता है। वह कैदी को पकड़ता है और जोर देकर कहता है कि वह एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है, कोई राक्षस नहीं। वह घोषणा करता है कि वह समाज के कचरे से अलग है। उसका श्रेष्ठ होने का घमंड अभी भी बरकरार है, जैसा मैं देख रहा हूं। जैसे ही वह बोलता है, उसके सेलमेट के पीछे एक विशालकाय जानवर का अक्स दिखाई देता है। लेकिन नकाबपोश कैदी बस भ्रमित दिखता है, लगभग डेंटे की बातों से आहत। विशालकाय आकृति तन जाती है
उसकी विशाल छाती खामोश गुस्से से फूल जाती है। उसका अजीब हुड वाला चेहरा नीचे घूरता है। आंखें ठंडी मेनिस के साथ चमक रही हैं। डेंटे घबराहट में यह स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि उसका अपमान उसके सेलमेट के लिए नहीं था, लेकिन नकाबपोश कैदी उसके चेहरे के करीब आ जाता है। आक्रामक रूप से पूछता है कि वह क्या देख रहा है। विशालकाय जानवर एक हाथ को हवा में उठाता है, जो डेंटे के पूरे धड़ के आकार का है। एक मुक्का हवा में उड़ता है, एक घिनौने खूनी प्रभाव के साथ टकराता है और हमारा हीरो जमीन पर गिर जाता है। चोटिल और टूटा हुआ, श्रेष्ठ होने के घमंड का यही अंजाम होना था। नकाबपोश कैदी शांति से डेंटे के शरीर पर बैठता है। उसने उसे चुप रहने की चेतावनी दी थी। फिर वह अफसोस करता है कि अब उसके अपने कपड़े चले गए हैं। वाकई एक अजीब शिकायत है। डेंटे आखिरकार होश में आता है और एक राक्षस के साथ लड़ाई शुरू करने के लिए अपने सेलमेट पर चिल्लाता है। डेंटे चिल्लाता है कि जिस राक्षस ने उस पर हमला किया था, उसकी पूरी एक बाह गायब है। उसका सेलमेट नीचे दिखता है और पूछता है कि क्या शायद वह थोड़ा ज्यादा कठोर था। एक और शब्द कहे बिना कैदी अपना नारंगी जंपसूट खोलना शुरू कर देता है। डेंटे का दिमाग सबसे बुरे निष्कर्ष पर पहुंचता है और वह माफी मांगना शुरू कर देता है। वह डेंटे की घबराई हुई चीखों को नजरअंदाज करते हुए जंपसूट को फर्श पर फेंक देता है। हमारा हीरो केवल पूरी तरह से उलझन में देख सकता है क्योंकि कैदी लेट जाता है। कैदी एक गठीला शरीर और दो बाहें दिखाता है और डेंटे को जंपसूट पहनने का आदेश देता है। डेंटे का दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष करता है कि वह क्या देख रहा है। वह इस असंभव नज़ारे को घूरता है, यह सवाल करते हुए कि क्या यह किसी तरह का बीमार मजाक है। यह महसूस करते हुए कि उसे शायद और सावधान रहना चाहिए, डेंटे जल्दी से नारंगी जंपसूट पहन लेता है। वह झिझकता है, इस बात से चिंतित कि एक बचाव दल उसे जेल के कपड़ों में नहीं पहचान पाएगा, लेकिन उसका सेलमेट उस उम्मीद को कुचल देता है, यह सूचित करते हुए कि कोई नहीं आ रहा है। यहाँ का एकमात्र नियम है अलग ना दिखना। हमारे टीचर के लिए एक गंभीर सबक। उसका सेलमेट फिर कचरे के ढेर से एक फटी हुई भूरी वर्दी निकालता है, अब चीथड़ों और एक बोरे में पहने। वह घोषणा करता है कि खाने का समय हो गया है, डिनर और एक शो। मुझे लगता है डेंटे अपने सेलमेट के फैशन विकल्पों से कुछ खास प्रभावित नहीं है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। उसकी आंखें उम्मीद की एक चमक में चौड़ी हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि भोजन के समय का मतलब है कि गार्ड्स आएंगे, सब कुछ समझाने का एक मौका। लेकिन बाहर एक अजीब मधुर धुन उस सुनसान जेल शहर में गूंजती है। ऐसा लगता है कि आवाज खाली सड़कों को भर देती है। एक अजीब और परेशान करने वाली धुन कहीं और। एक विशाल कैदी खुशी टेंटे का चुराया हुआ सूट पहनकर देखता है। उसका हुड वाला साथी इस बात पर अफसोस करता है कि उसने टीचर के शानदार चश्मे क्यों नहीं चुराए। वह अजीब धुन को एक शब्द से पहचानता है, शहद। अचानक एक नई आकृति प्रकट होती है और पूछती है कि हुड वाले आदमी को उसका पहनावा कहाँ से मिला। सूट चुराने वाला कैदी पूरी तरह से चीखता है। वह जमीन पर दंडवत प्रणाम करता है और नवागंतुक को बॉस कहता है। हुड वाला आदमी बताता है कि चश्मे वाला एक नया बेवकूफ उनके इलाके में अभी अभी आया है। बॉस उत्सुक लगता है, नवागंतुक के स्थान की पुष्टि करता है। वो गर्व से बताता है कि उसने नए आने वाले के फैंसी कपड़े उतार दिए। उसका इनाम एक ब्लेड है जो सीधे उसकी खोपड़ी में घुस जाता है, उसे पूरी तरह से भ्रमित छोड़ देता है। ब्लेड गहरा धंस जाता है। एक साधारण फैशन अपराध के लिए एक क्रूर अंत। बॉस शवों के ऊपर खड़ा है। उसका संदेश पूरी तरह से अंतिम रूप से पहुंचा दिया गया है। उनके खून से लथपथ वह शांति से घोषणा करता है कि उसे आखिरकार अपना निशाना मिल गया है। एक खौफनाक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है जब वह अपना खून से लथपथ हथियार पकड़ता है और एक शब्द के साथ वह बताता है कि वह ठीक से जानता है कि डेंटे कौन है। इस बीच कैदी अपने दैनिक भोजन के लिए एक कंक्रीट के जंगल में इकट्ठा होते हैं। अजीब छद्मवेशी आकृतियां छाया से झांकती हैं। उनके रूप मुश्किल से ही इंसानी है। उनकी आंखें भूखे जानवरों की भूख से जलती हैं, हर हरकत पर नजर रखती हैं। डेंटे केवल खौफ में घूर सकता है, ये सोचते हुए कि वह किस तरह के जीवों के बीच है।
वह भीड़ में अपने सेलमेट का पीछा करता है, यह सवाल करते हुए कि क्या वे इंसान भी है। एक क्या कौवा, जिसकी एक चमकती आंख है, इस भूली हुई दुनिया पर नजर रखता है। यह फोगलैंड की असली प्रकृति के एक गंभीर स्मारक के ऊपर बैठा है। रास्तों पर खून के धब्बे और भाले पर लगे शरीर हैं। यह एक जेल नहीं थी। यह एक जेल नहीं थी। यह एक जंगल था जहां केवल मजबूत ही जीवित रहते थे। निराशा पर बना और धुंध में लिपटा एक विशाल कानून विहीन शहर। डेंटे अपने सेलमेट की ओर मुड़ता है। उसकी आवाज अविश्वास से कांप रही है। वह अराजकता, आजादी और गार्ड्स की पूरी कमी की ओर इशारा करता है। फिर वह शवों की ओर इशारा करता है, यह उम्मीद करते हुए कि वे सिर्फ उत्सव की सजावट है। हमारा हीरो अपने गाइड को पकड़ता है, यह सवाल करते हुए कि एक संयुक्त राष्ट्र यूएन की सुविधा यह नर्क कैसे बन गई। लेकिन नकाबपोश कैदी बस उसे अपनी आवाज नीची रखने के लिए कहता है। इससे पहले कि वह उन्हें मरवा दे, डेंटे का दिमाग तेजी से चलता है। इस जीव की बात सुनने के अपने फैसले पर सवाल उठाता है। उसे क्लासरूम की चमकती आंखें याद आती हैं। उसे एहसास होता है कि उसका सेलमेट उन्हीं में से एक है। उसके कंधे पर एक हाथ उसके डर की पुष्टि करता है। इस जगह पर वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वे भोजन कक्ष में पहुंचते हैं, एक जर्जर ढांचा जो किसी युद्ध क्षेत्र की कैंटीन जैसा ज्यादा लगता है। अंदर दृश्य आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित है। भोजन के समय नारंगी जंपसूट्स का एक सागर, कैदी अपनी मेजों पर बैठे हैं। एक तनावपूर्ण और शांत दिनचर्या चल रही है। डेंटे को यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक कानून विहीन नर्क के लिए यह लगभग सभ्य लगता है। वह लाइन में लगता है, यह महसूस करते हुए कि अगर भोजन है तो कोई न कोई प्रभारी जरूर होगा, और उसी क्षण उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठती है। वह इसे देखता है, एक गार्ड की वर्दी। इस पागल खाने में अब भी अधिकार मौजूद होने का सबूत। एक गार्ड की वर्दी में एक आदमी, उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ है। इस अराजक दुनिया में व्यवस्था का एक प्रतीक। डेंटे की आंखें राहत से चौड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसका उद्धार आखिरकार निकट है। वह खुद से शांत रहने, सभ्य व्यवहार करने और यह साबित करने के लिए कहता है कि वह यहाँ का नहीं है, जबकि उसका सेलमेट अतिरिक्त हैम पाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। टेंटे अपना शानदार भाषण तैयार करता है, अधिकार का एक मौनता एफर्मेशन। डेंटे तुरंत अपना परिचय देता है, बेतहाशा समझाता है कि वह कॉन्ग डेंटे नाम का एक टीचर है। वह अपने सेलमेट पर उंगली उठाता है, उस पर दंगे के दौरान उसे अगवा करने का आरोप लगाता है। वह गार्ड से मदद के लिए बुलाने का आग्रह करता है। यह निश्चित है कि हर कोई लापता टीचर की तलाश कर रहा है, लेकिन अधिकारी की एकमात्र प्रतिक्रिया उसके होठों से लार की एक धीमी धार है। डेंटे की उम्मीद तुरंत एक ठंडे, उभरते हुए खौफ में बदल जाती है, क्योंकि वर्दी में उस आदमी की आंखें एक पूरी तरह से पागल की मृत खाली आंखें हैं। इससे पहले कि डेंटे इसे समझ पाता, गार्ड अपना परोसने वाला करछुल उठाता है। बचाव के लिए उसकी भव्य दलील का जवाब एक थप्पड़ और आगे बढ़ने के आदेश के साथ मिलता है। उसे एक ट्रे दी जाती है जिसमें कुछ ऐसा है जिसे उदारता पूर्वक भोजन कहा जा सकता है। वह अपने सेलमेट के साथ बैठता है, जो खुशी से खाने लगता है, पूरी तरह से बेफिक्र। डेंटे का दिमाग तेजी से दौड़ता है, उस आदमी की विक्षिप्त नजर को समझने की कोशिश करता है। लेकिन उसने वर्दी देखी, बैज देखा, वह एक असली गार्ड ही होना चाहिए, है ना? फिर भी जैसे ही वह कमरे में नजर दौड़ाता है, उसे एहसास होता है कि कोई और अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। एक ठंडा खौफ डेंटे पर छा जाता है जब उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। सच्चाई उसे एक शारीरिक प्रहार की तरह लगती है। वह पूरी तरह से फंस चुका है। वह अपना भविष्य अपने सामने देखता है, इस नर्क में फंसी एक अनंत काल, और उसे अपने सेलमेट की गंभीर चेतावनी याद आती है कि कोई भी उसके लिए कभी नहीं आएगा। हताशा की एक किरण के साथ वह नकाबपोश कैदी की ओर मुड़ता है, उसे छात्र कहकर पुकारता है। उसके चेहरे पर एक पागलों जैसी मुस्कान फैल जाती है जब वह उस एक चीज का जिक्र करता है जो यह जीव चाहता है, शकरकंद। सभी अन्य विकल्पों के खत्म हो जाने पर डेंटे अपने आखिरी उपाय की ओर मुड़ता है। वो उस कैदी को पौधे को उगाने के बारे में वह सब कुछ सिखाने की पेशकश करता है जो वह जानता है, लेकिन बदले में उस जीव को
उसे इस बुरे सपने से भागने में मदद करनी होगी। हमारे हीरो का मानना है कि उसने बाहर निकलने का अपना टिकट ढूंढ लिया है। वह कैदी की भोली भाली सोच का फायदा उठाने की योजना बना रहा है। डेंटे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान पहनता है, अपने नए छात्र के साथ सौदा पक्का करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके सेलमेट का जवाब सीधे उसके नाटक को काट देता है और पूछता है कि क्या डेंटे उसे बेवकूफ समझता है। डेंटे पीछे हटता है, घबरा कर अपने त्रुटिहीन अकाट्य तर्क को समझाने की कोशिश करता है। यह ठीक नहीं चल रहा है। कैदी खामोशी से सुनता है, उसके नकाब के पीछे का भाव पढ़ा नहीं जा सकता। और फिर वह आजादी का एकमात्र रास्ता बताता है, फोगलैंड का सर्वोच्च नेता बनना। डेंटे केवल इस बेतुके शीर्षक को दोहरा सकता है, यह समझने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब भी क्या है। उसका सेलमेट तुरंत इस विचार को कुचल देता है और कहता है कि डेंटे जैसा आदमी एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन डेंटे को एक भयानक एहसास होता है, बाहर की दुनिया से संपर्क करने का यही एकमात्र तरीका है। कैदी भोजन का एक टुकड़ा उठाता है, एक गंभीर अल्टीमेटम देता है, चढ़ो या गिरो। डेंटे एक सीधा जवाब मांगता है, लेकिन उसका सेलमेट बस उसे चुप रहने के लिए कहता है। डेंटे आखिरकार स्वीकार करता है कि उसके सेलमेट का उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है। गुस्से की एक लहर के साथ वह मेज पर अपना हाथ पटकता है और खड़ा हो जाता है। वह घोषणा करता है कि अगर उसका सेलमेट मदद नहीं करेगा तो वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। वह यहाँ तक कि मेरा परिवार महत्वपूर्ण है वाला कार्ड खेलने की कोशिश करता है। साहसिक कदम दोस्त, लेकिन जैसे ही वह गुस्से में निकलता है, एक हताश आवाज अचानक एक टीचर के लिए पुकारती है। वह सदमे में मुड़ता है जब आवाज उसका पूरा नाम मिस्टर कॉन्ग पुकारती है। भोजन कक्ष के प्रवेश द्वार पर कैदियों की भीड़ जमा हो गई है। राहत की एक लहर उस पर छा जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि बचाव दल यहाँ है। लेकिन उसका सेलमेट बस देखता है जब दूसरे कैदी नवागंतुकों को पुकारते हैं। बहुत खुश होकर टिंटे प्रवेश द्वार की ओर भागता है, अपने बचाने वालों को उसे ढूंढने के लिए चिल्लाता है। वह अपना नाम और पेशा चिल्लाता है। दरवाजे पर खड़ी आकृतियों से एक हताश विनती आंसू उसके चेहरे से बहते हैं। जब वह चिल्लाता है, यह निश्चित है कि उसकी परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई है। लेकिन भीड़ अलग हो जाती है और यह पता चलता है कि नवागंतुक सिर्फ और कैदी हैं। और उसकी उम्मीद तब टूट जाती है जब वह अपने पूर्व छात्रों का सामना करता है। जो आगे है वो उसे एक मुस्कान के साथ बधाई देता है, जो शीशे को काट सकती है। डेंटे की दुनिया ढह जाती है। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ जाता है। अविश्वसनीय रूप से लंबा कैदी नीचे झुकता है, उसे एक पुराने दोस्त की तरह बधाई देता है। वे उसे लापरवाही से शकरकंद की क्लास की याद दिलाते हैं, जैसे कि यह कल की ही बात हो। ऐसा लगता है कि वह लेसन प्लान अब उसका पीछा करने आ गया है। डेंटे केवल हकला सकता है, उसका दिमाग पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ऐसा चेहरा आप कभी भी नहीं भूल सकते। डेंटे को पहली बार याद आता है जब उसने इस अविश्वसनीय रूप से विशाल आकृति को देखा था। उसे उस आदमी के कंधों की सरासर अप्राकृतिक चौड़ाई याद है। दूसरे कैदी विस्मय में फुसफुसाते हैं, उसे शोल्डर ह्योंग कहते हैं। डेंटे को एहसास होता है कि यह कुख्यात सिख शोल्डर्स में से एक है। ऐसा लगता है कि इस जेल की एक छात्र परिषद है। द टावर के नाम से जाना जाने वाला कैदी एक भयानक अमानवीय मुस्कान दिखाता है और फिर क्लासरूम के नरसंहार की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे ठीक से याद है कि इस आदमी ने सुरक्षा गार्ड्स के साथ क्या किया था, क्या किया थी। उन सभी को मारने का इरादा था। एक कैदी के सिर के लाल रंग में फटने की एक क्रूर याद। लेकिन टावर न केवल बच गया था, उसने अपने जल्लादों पर ही बाजी पलट दी थी। उसे कैदी की खून से लथपथ मुस्कान याद है। वह गार्ड के शिष्टाचार की कमी पर सवाल उठा रहा था। अगर वे 1-8 में बंदूकें लाने जा रहे थे तो फिर सारे नियम टूट चुके थे। उसने एक राइफल की नली अपने दांतों के बीच पकड़ ली। एक सचमुच असंभव कर्तव्य। हथियार उसके जबड़े में जकड़ा हुआ। उसने अमानवीय बल के साथ जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी किया और पलक झपकते ही क्लासरूम एक खूनी संघर्ष में बदल गया। उसने उनके अपने हथियार का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया, एक ही बार में पूरे स्क्वाड को काट डाला। यह याद डेंटे को घुटनों पर ले आती है।
उसका शरीर डर से कांप रहा है। वह अपने सामने राक्षस को देखता है और पूछता है कि उसका शिकार क्यों किया जा रहा था। टावर का जवाब खौफनाक रूप से सरल है। ये उनके पाठ को जारी रखने का समय है, लेकिन उसे अब शकरकंद में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इस बार एक असली सबक चाहता है। टावर पागलों की तरह मुस्कुराता है। उनके पाठ के विषय के रूप में 3 चमकते नीले गोले प्रस्तुत करता है। दूसरे कैदी उन्माद में फूट पड़ते हैं, चमकती आंखों से फोक शब्द का जाप करते हैं। डेंटे केवल घूर सकता है, पूरी तरह से खोया हुआ, जबकि कैदी इस अजीब चमकते पदार्थ का जश्न मनाते हैं। और फिर हमारे डरे हुए टीचर के लिए एक याद ताज़ा हो जाती है। उसे अपने सेलमेट की अजीब आक्रामक मांग याद आती है जो उसने क्लासरूम में की थी। वह आखिरकार फोक शब्द को इन अजीब धड़कते नीले ढेरों से जोड़ता है। वह पूछता है, यह क्या है? लेकिन टावर उसकी अज्ञानता से सचमुच हैरान लगता है। वह राक्षस उसे पकड़ लेता है, इस बात पर गुस्से में कि एक साइंस टीचर इस चीज के बारे में इतना अनजान कैसे हो सकता है। खैर, यह जो भी है, डेंटे घबराहट में बताता है कि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, कि यह किसी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। लेकिन टावर बताता है कि सभी 6 शोल्डर्स उससे फोक के बारे में जानने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। यह भयानक सच्चाई समझ में आती है। उन्होंने उसे सिर्फ ढूंढा नहीं, वे उसे खास तौर पर यहां लाए थे। लेकिन टावर उसकी उलझन को नजरअंदाज कर देता है और उसे जंपसूट से पकड़ लेता है। वह चमकता हुआ गोला डंटे के मुंह की ओर धकेलता है और तय करता है कि पाठ अब शुरू होगा। हमारा हीरो केवल उस अजीब धड़कते हुए ऑब्जेक्ट को घूर सकता है। उसका दिमाग डर से खाली है। पाठ की शुरुआत जबरदस्ती खिलाने से होती है, जब वह गोला उसके भींचे हुए दांतों के पार धकेल दिया जाता है। दूसरे कैदी भूखी खाली आंखों से देखते हैं, एक भूतों के झुंड की तरह लात टपकाते हैं। एक आखिरी हताश प्रयास में डेंटे उस विशालकाय को दूर धकेल देता है, जिससे वे गोले उड़ जाते हैं। चमकते हुए गोले फर्श पर उछलते हैं और पूरा भोजन कक्ष खामोश हो जाता है। कमरे की हर आंख एक अप्राकृतिक रोशनी से चमकती हुई अब हमारे हीरो पर टिकी है। उसने सच में गड़बड़ कर दी है। एक बूढ़ा कैदी बर्बाद हुए फोक को देखता है। उसका चेहरा पूरी तरह से निराशा का मुखौटा है। कैदी भेड़ियों के झुंड की तरह टूट पड़ते हैं, गिरे हुए गोलों के लिए हाथापाई करते हैं। डेंटे केवल डर से देख सकता है। अपनी गलती की गंभीरता को महसूस करते हुए भोजन कक्ष उस कीमती संसाधन पर एक हिंसक छीना झपटी में बदल जाता है। टावर शांति से बताता है कि इस जगह पर हर कोई फोक की इच्छा करता है। वह इसे देवताओं का आशीर्वाद कहता है, सोने से भी ज्यादा कीमती पदार्थ। एक बूढ़ा आदमी एक टुकड़ा निगलने में कामयाब हो जाता है और भीड़ गुस्से में उस पर टूट पड़ती है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी तनकर खड़ा होता है। उसके शरीर से एक अजीब नीली ऊर्जा निकल रही है। दूसरे कैदी हताशा से प्रेरित होकर उसे फाड़ने लगते हैं। वे उसके मांस को चीरते हैं, उस फोक को खाने की कोशिश करते हैं जिसे अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी इस मारकाट के बीच उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर पूरी तरह से आनंदमयी शांति है। यह जगह आधिकारिक तौर पर पागल है। लंबे बालों वाला एक कैदी अपने चारों ओर की अराजकता का मजाक उड़ाता है। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। वह बताता है कि अधिक फोक के साथ कोई अविश्वसनीय, लगभग दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता है। टावर अपने मुंह में नीली चमक दिखाता है और पूछता है कि क्या डेंटे को इसमें दिलचस्पी है। डेंटे के दांत किटकिटाते हैं। वही नीली ऊर्जा अब उसके अपने शरीर में दौड़ रही है। उसका सिस्टम इस पदार्थ को हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है और वो गिर जाता है, फर्श पर उल्टी कर देता है। टूटा और हारा हुआ हमारा हीरो केवल रो सकता है, घर भेजे जाने की भीख मांगता है। टावर उसके ऊपर खड़ा है, उसकी आजादी की दलीलों से पूरी तरह से अप्रभावित। डेंटे चिल्लाता है कि वह सिर्फ एक टीचर है, कोई वैज्ञानिक नहीं जो यह चीज बना सके। लंबे बालों वाला कैदी बहस करता है, एक टीवी ड्रामा को अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में उद्धृत करता है। ठोस शोध है। डेंटे आखिरकार टूट जाता है और चिल्लाता है कि वह सिर्फ एक हाई स्कूल टीचर है, कोई जीनियस नहीं। लंबे बालों वाला कैदी उसके ऊपर झुकता है। उसका धैर्य आखिरकार जवाब दे जाता है। वह डेंटे के बहानों को काट देता है और पूछता है कि क्या वह बस अक्षम है
उसकी उम्मीदें बिखर जाती हैं। उसने सोचा था कि टीचर को ढूंढना सर्वोच्च नेता बनने का उसका टिकट था। गुस्से के एक झटके में वो एक फोर्क से सना हुआ ब्लेड अपने ही गले में डाल लेता है। नीली ऊर्जा उसके मुंह से निकलती है क्योंकि वो इसकी अजीब शक्ति को खाता है। वो हथियार को बाहर निकालता है और डेंटे को पूरी तरह से बेकार खोज घोषित करता है। कठोर शब्द एक दर्दनाक याद को ताज़ा करते हैं। जब उसे बेकार कहा गया था, उसे अपने माता-पिता याद आते हैं। उनकी चमकती आंखें अकादमिक निराशा से भरी थी। उन्होंने उसे परिवार का नाम डुबोने के लिए डांटा था, क्योंकि जाहिर है कि पढ़ाना गरीबों के लिए है। और एक युवा डेंटे चुपचाप पूछता है कि आखिरकार टीचर होने में क्या गलत है। याद उसके परिवार पर कट जाती है, जो ठंड से उसकी 6 साल की अकादमिक असफलता पर चर्चा कर रहे थे। उनके शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। अपनी जगह जानने की एक क्रूर याद। उसके पिता एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरी दुनिया सम्मान करती थी। उसकी माँ एक प्रतिभाशाली कानूनी दिमाग, जिसकी कानून में डॉक्टरेट थी। यहाँ तक कि उसका भाई भी एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, कम उम्र में अपने क्षेत्र में एक नेता। जाहिर तौर पर विजेताओं का परिवार। अपनी क्लासरूम में डेंटे एक सम्मानित और प्रशंसित टीचर था, लेकिन घर पर वह कुछ भी नहीं था। उसे अपने परिवार के फैसले के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। एक खामोश, घुटन भरे खाने की मेज की याद उसकी आंखों के सामने चमकती है। उसके पिता ने एक अंतर्राष्ट्रीय जेल से अजीब नौकरी की पेशकश पर सवाल उठाया था, और उसके भाई ने यह सब एक घमंडी मुस्कान के साथ समझाया था। बढ़िया वेतन वाली एक संयुक्त राष्ट्र की टीचिंग पोस्ट। उसका भाई बहुत उत्साहित था। फोगलैंड को दुनिया के सबसे पागल लोगों के लिए एक शानदार जगह कह रहा था। लेकिन तब भी डेंटे का जवाब वही था, आखिरकार वहां लोग ही रहते हैं। उसकी मां ने फैसले पर सवाल उठाया था, यह सोचते हुए कि उसे इतनी दूर क्यों जाना पड़ रहा है। और उसके पिता, जो कि पूरी तरह से डराने वाली शख्सियत थे, ने उसके कारण जानने की मांग की थी कि डेंटे केवल पसीना बहा सकता था, पूरी तरह से इस बात से अनजान कि वे इसके इतने खिलाफ क्यों थे। उसने अपने दर्शन को समझाने की कोशिश की कि लोगों को सीखने का मौका देना एक नेक काम है। उसके भाई का जवाब रेड वाइन का एक फव्वारा था, मजाक का एक अचानक विस्फोट। उसने इसे एक मजाक के रूप में टाल दिया था। अपनी ड्रिंक गिराने के लिए एक नकली माफी कितना सहयोगी परिवार है। लेकिन फिर वो मुस्कान गायब हो गई, और उसकी जगह एक ठंडे लेक्चर ने ले ली जिसमें उसे गैर पेशेवर बताया गया। उसके भाई ने उसे पहचान लिया और उसके चुनाव को मान्यता पाने का एक दयनीय प्रयास बताया। उसका भाई उस पर एक महान मिशन का नाटक करने का आरोप लगाता है, ताकि वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सके। वह दावा करता है कि डेंटे अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए अजीब विकल्पों का उपयोग कर रहा है। डेंटे केवल सुन सकता है जब उसका भाई उसकी मूर्खता के लिए चिंता का नाटक करता है। उसके पिता की आवाज आती है, उसके आदर्शवाद को केवल लापरवाह असुरक्षा कहते हैं, और ऐसी भावनाओं पर कार्य करना बस उसकी अपनी मूर्खता का प्रमाण है। अपनी याद में डेंटे केवल उनके क्रूर मूल्यांकन से सहमत हो सकता है। वह इस कुचल देने वाली सच्चाई को स्वीकार करता है कि उसका भाई हर तरह से सही था। याद टूट जाती है, और वर्तमान में वापस डेंटे चिल्लाता है कि वह एक मूर्ख था, और उस मूर्खतापूर्ण विकल्प के लिए लंबे बालों वाला कैदी अपना फैसला सुनाता है। डेंटे को हवा में उड़ा दिया जाता है। उसे यकीन है कि यहीं पर उसकी कहानी आखिरकार खत्म होती है। उसके हमलावर की आवाज गूंजती है, इस दयनीय बदसूरत जगह को कोसती है। वह जारी रखता है, अपनी किस्मत को सीखने की एक साधारण कमी पर दोष देता है। लेकिन आवाज डेंटे की है। वह स्वीकार करता है कि असली असफलता वही था। जैसे ही ब्लेड गिरता है, एक साधारण कांटा प्रकट होता है, जो घातक प्रहार को रोकता है। कांटे के दांत मजबूत बने रहते हैं, हमलावर के खून से टपकते हैं। उसका सेलमेट एक क्रूर जवाबी हमले के साथ लंबे बालों वाले कैदी को हवा में उड़ा देता है। वह उस आदमी के सिर को एक कंक्रीट के खंभे में भयानक ताकत से पटकता है। डेंटे केवल देख सकता है, खून से लथपथ। जब उसका सेलमेट नियंत्रण ले लेता है, लंबे बालों वाला कैदी चिल्लाता है। जब उसका हमलावर अंतिम प्रहार करने की तैयारी करता है, वह गुस्से में है, अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति पर सवाल उठाता है।
जब एक हाथ उसके चेहरे को ढक लेता है, उसके सेलमेट की बाह छायादार कोड़े जैसे तंतुओं के एक झुमके में बदल जाती है। लंबे बालों वाले कैदी की आंखें पीड़ा में चौड़ी हो जाती हैं। उसकी अपनी शक्ति बेकार हो जाती है। डेंटे इस क्रूर प्रदर्शन को देखता है। उसका चेहरा खून से सने खौफ का मुखौटा है। नकाबपोश कैदी जमीन पर उतरता है। उसकी चमकती आंखें उसके हारे हुए प्रतिद्वंद्वी पर टिकी है। भोजन कक्ष एक खूनी खंडर में तब्दील हो गया है, जो गिरे हुए लोगों के शवों से भरा है। उसका सेलमेट इस मारकाट के ऊपर खड़ा है। उसकी पीठ पर एक विशाल टैटू बना हुआ है। कहीं और चमकती आंखों वाले कैदियों का एक नया गिरोह मोटरसाइकिलों के चारों ओर इकट्ठा होता है। उनका नेता खोपड़ी के टैटू वाला एक विशाल आदमी टोफू विलेज में उनके आने की घोषणा करता है। सच में टोफू विलेज इंजनों की दहाड़ के साथ गिरोह सुनसान जेल की सड़कों से गुजरता है। वे कंक्रीट के जंगल में और गहरे जाते हैं, अंतहीन धुंध में गायब हो जाते हैं। डेंटे और उसका सेलमेट मार्काट से दूर चले जाते हैं। एक अजीब नई साझेदारी बन रही है। वे भारी बोरियां उठाए हुए हैं। डेंटे वजन के नीचे संघर्ष करता है और पूछता है कि अंदर क्या है। आखिरकार एक नाम पूछने पर डेंटे को एक अजीब और परेशान करने वाला जवाब मिलता है। वन आर्म। एक बाह। डेंटे को यकीन नहीं होता, लेकिन उसका सेलमेट पुष्टि करता है कि यही एकमात्र नाम है जिसे वो इस्तेमाल करता है। इस नाम को असभ्य पाते हुए डेंटे इसके बजाय कैदी नंबर से ही चिपके रहने का फैसला करता है। वह आगे बढ़ता है। नकाब उसके अपराधों और वह इस नर्क में कैसे पहुंचा, इस पर सवाल उठाता है। कैदी का जवाब रहस्यमय और खौफनाक है कि वह हमेशा से यही था। किस यही था असंभव बयान से पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसका सेलमेट बाजी पलट देता है और सवाल करता है कि एक टीचर इतने सारे सवाल क्यों पूछता है। उसे कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है और बहुत शोर करता है, पर आखिरकार उसे बस चुप रहने का आदेश दिया जाता है। फोगलैंड क्लब का पहला नियम, मुझे लगता है। सूरज जेल शहर के सुनसान खंडरों पर तप रहा है। डेंटे के ड्रेस शूज आखिरकार फटे हुए कंक्रीट पर रुक जाते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से ऊर्जाहीन और भूख की शिकायत करता है। 2 घंटे तक चक्कर लगाने के बाद वह बेतहाशा पूछता है कि बाहर का रास्ता कितना दूर है। उसके गाइड का जवाब एक लापरवाही भरा कबूलनामा है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं। डेंटे भड़क उठता है इस बात पर गुस्से में कि वे इस पूरे समय बिना किसी मकसद के भटक रहे थे। वह एक पूरा नाटक करता है, भोजन या पीठ पर सवारी की मांग करता है। वह थोड़ी ब्लैकमेलिंग से भी पीछे नहीं है। लेकिन उसका सेलमेट भी नॉट के रूप से जमीन पर गिरकर जवाब देता है। डेंटे केवल घूर सकता है, एकजुटता के इस अजीब प्रदर्शन से पूरी तरह से हैरान फहरेंग कर जाता है, यह सवाल करते हुए कि उसका कथित गाइड आखिर कर क्या रहा है। वह अपने सेलमेट का नंबर पुकारता है। उसकी आवाज में अचानक घबराहट है। डेंटे की अपनी थकावट भूल जाती है और उसकी जगह एक सच्ची चिंता का भाव ले लेता है। कैदी की आंखें पीड़ा से चौड़ी हैं। उसके नकाब के नीचे से एक आंसू निकलता है। वह आदमी के कंधे हिलाता है, बेतहाशा जवाब पाने की कोशिश करता है। डेंटे सुनसान खंडरों के चारों ओर नजर डालता है। खामोशी अचानक भारी लगने लगती है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल जाती है। वह बेहोश आकृति से उसे अकेला न छोड़ने की भीख मांगता है। हताशा एक उन्मत्त दहाड़ में बदल जाती है जब वह अपने गाइड को वापस होश में लाने के लिए हिलाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह चिल्लाता है, एक छोटा पंख वाला जीव अचानक कैदी की छाती से निकलता है और उसकी जगह एक विशाल छायादार जानवर उसके सामने आ जाता है। फिर भी डर के बजाय एक अजीब, लगभग राहत भरी मुस्कान डेंटे के चेहरे पर फैल जाती है। एक नई आकृति छाया से निकलती है, हमारे डरे हुए टीचर की ओर एक हाथ बढ़ाती है। डेंटे का दिमाग हकीकत में वापस आता है। उसकी राहत की जगह पूरी तरह से मिलावट रहित उलझन ले लेती है। अजनबी धीरे से उसके चेहरे को छूता है, यह टिप्पणी करते हुए कि डेंटे एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगता है, पूरी तरह से घबराया हुआ। डेंटे केवल एक घबराई हुई माफी मांग सकता है। आदमी मुस्कुराता है, समझाता है कि उसने हंगामा सुना और यह देखने आया कि क्या गलत था।
सीन एक गंदी अस्थायी रसोई में बदल जाता है। खंडहरों में सभ्यता का एक छोटा सा कोना। डेंटे एक कटोरे पर झुका हुआ है। आखिरकार खाते हुए वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता है। एक आवाज धीरे से उसे इतनी तेजी से खाने के लिए डांटती है। एक चौंकाने वाली माता पिता जैसी चिंता। उसके नए मेजबान, नुकीले बालों वाला एक आदमी और एक नीले बालों वाला साथी, उसे यकीन दिलाते हैं कि और भी है। कृतज्ञता से अभिभूत डेंटे उन्हें धन्यवाद देता है, यह विश्वास करते हुए कि उसे आखिरकार सामान्य लोग मिल गए हैं। नुकीले बालों वाला आदमी अपना परिचय रैम्बिटन के रूप में और अपने दोस्त का लिटेची के रूप में देता है। डेंटे अपना परिचय देता है, आखिरकार एक सामान्य बातचीत करने से राहत महसूस करता है। वह जेल की आबादी के बीच एक महिला को देखकर और भी हैरान है, लेकिन रैम्बिटन चंचलता से उसकी धारणा पर सवाल उठाता है। डेंटे को उलझन में छोड़ देता है। लिची बताती है कि उसने टूफू विलेज जैसी जगह पर अलग न दिखने के लिए अपने बाल काट लिए हैं। रैम्बिटन बताता है कि वे अंदर से आए हैं, एक ऐसी जगह है जहां जेल का ढांचा टूट जाता है। वो पूछता है कि क्या केंद्र सामान्य लोगों से भरा है, लेकिन उसे पता चलता है कि टोफू विलेज बहिष्कृत लोगों के लिए है। बातचीत फोकी और मुड़ती है जब रैम्बिटन पूछता है कि क्या डेंटे इसके लिए नया है। डेंटे आखिरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करता है, समझाता है कि वह वास्तव में एक कैदी नहीं है। हताशा के एक भाव के साथ वह सच्चाई स्वीकार करता है, उसे अगवा किया गया था। डेंटे बताता है कि उसे उसी आदमी ने अगवा किया था जो अब बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। रैम्बिटन को यकीन नहीं हो रहा। वह फुगलैंड में अगवा होने के तर्क पर सवाल उठाता है। उन्हें भयानक सच्चाई का एहसास होता है। वो टीचर किडनैपिंग ऑपरेशन का निशाना था। हमारा हीरो पूरी तरह से खोया हुआ है। पूछता है कि वे इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। रैम्बिटन बताता है कि यह एनफोर्सर्स द्वारा खुद के लिए सबक हासिल करने की एक जानी मानी साजिश थी। वह शो के स्टार से मिलकर आश्चर्यचकित है, लेकिन फिर भी सावधानी से पूछता है कि क्या डेंटे एक जासूस है। लीचे बीच में आती है और कहती है कि उसका सेलमेट एनफोर्सर्स में से एक नहीं लगता, और इसलिए डेंटे अपने अपहरण का बेतुका कारण बताता है। शकरकंद उगाने पर एक सबक। इसकी सरासर मूर्खता उसके नए दोस्तों को अनियंत्रित हंसी में डाल देती है। डेंटे अपने आंसुओं के बीच एक मुस्कान लाने की कोशिश करता है, बस इस बात से राहत महसूस करता है कि उसे ऐसे लोग मिले जो अब भी सहानुभूति दिखा सकते हैं। लिची धीरे से रैम्बिटन को रुकने के लिए कहती है, यह बताते हुए कि उसकी हंसी डेंटे को रुला रही है। रैम्बिटन पूछता है कि क्या वह एक कैदी है, लेकिन डेंटे स्पष्ट करता है कि वह बस एक अस्थायी बॉडीगार्ड के साथ यात्रा कर रहा है। वह बताता है कि उसके गाइड ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि बस गिर गया, जो वो मानता है कि लू लगने से हुआ था। लेकिन लिची उसे ठीक करती है और उस स्थिति को एक ऐसा नाम देती है जो उसकी रीढ़ में एक सहन पैदा कर देता है, लिम्बो। वह बताती है कि यह एक तरह का वापसी का लक्षण है, एक लालसा उस एक चीज के लिए जो इस जेल को चलाती है, फोग। वह उसे सड़कों पर बेसुध कैदियों की याद दिलाती है जो सभी इसी पीड़ा के शिकार हैं, जबकि वे ठीक हो सकते हैं। बार बार वापसी अंततः उनके दिमाग को पूरी तरह से सड़ा देगी। डेंटे आखिरकार वह सवाल पूछता है जो उसे भोजन कक्ष के दंगे के बाद से परेशान कर रहा है। फोग आखिर है क्या? उसके नए दोस्त केवल स्तब्ध खामोशी में उसे घूर सकते हैं, उसकी अज्ञानता पर विश्वास नहीं कर सकते। सच में पानी से बाहर निकली मछली या वाला आर्ट डेंटे की अभिव्यक्ति इसकी पुष्टि करती है। उसे सच में कोई अंदाजा नहीं है कि वह किस तरह के नर्क में आ गया है। रैम्बिटन बताता है कि फोग एक दिव्य औषधि है, एक पदार्थ जो प्रतिभा प्रदान करता है। यह एक छिपी हुई क्षमता को जगा सकता है या आपको वह शक्ति दे सकता है जिसकी आपने हमेशा इच्छा की है। डेंटे संभावना पर सवाल उठाता है, लेकिन रैम्बिटन जोर देकर कहता है कि यह आपको मानवीय सीमाओं को पार करने देता है। वह और लीची एक साथ खड़े हैं, इस शक्ति का उपयोग भागने के लिए करने की अपनी योजना की घोषणा करते हैं। यह खबर डेंटे को पूरी तरह से स्तब्ध कर देती है। भागने की अवधारणा अचानक वास्तविक हो जाती है। कहीं और एक विशाल पीठ के टैटू वाली एक नई आकृति छाया में खड़ी है। उसकी छाया एक सुनसान सिल पर पड़ती है। उसकी उपस्थिति खाली कमरे को भर देती है। वह खुद से बड़बड़ाता है। उसे यकीन है कि उसका निशाना दूर नहीं गया होगा। वह अपने उद्देश्य की पुष्टि करता है।
यह निश्चित है कि टीचर अभी भी उसकी पहुंच में है और जेल के दूसरे हिस्से में बोन ईटर नामक एक राक्षस अपने ताजा शिकार पर खड़ा है। ऐसा लगता है कि पड़ोस खतरनाक होता जा रहा है। रैम्बिटन बताता है कि टोफू विलेज पर 3 राक्षसी आकृतियों का शासन है, जिसकी शुरुआत ननफिस नामक एक से होती है, दूसरा फजीबैक के नाम से जाना जाने वाला एक विशालकाय जानवर है जो जेल के कौवों का स्वामी है, और तीसरा भयानक ड्रिल हेड है जो बहिष्कृत लोगों का नेता है। ये तीनों टोफू विलेज के निर्विवाद राजा हैं। इस कानून विहीन भूमि में कानून है, लेकिन रैम्बिटन और लिची के पास आखिरकार आजाद होने के लिए फोक की शक्ति का उपयोग करने की एक योजना है। भागने शब्द डेंटे को एक टन ईंटों की तरह लगता है, एक ऐसी संभावना जिसकी उसने कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। उसके नए दोस्त आधिकारिक तौर पर उसे अपने अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, उसे बाहर निकलने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे ही उम्मीद की किरण जागने लगती है, उसका ज्यादा सोचने वाला दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वह विनम्रता से मना कर देता है, इस बात पर जोर देते हुए कि एक नागरिक के रूप में उसकी पहली प्राथमिकता गार्ड्स को ढूंढना है। उसके भोले भाले नियम पालन वाले दिल पर दया आती है, जो जानता है कि कैदियों को भागने में मदद करना उसे एक अपराधी बना देगा, और यह एक ऐसी रेखा है जिसे वह पार करने के लिए तैयार नहीं है। रैम्बिटन असफलता के क्रूर परिणाम की व्याख्या करता है। एक हिंसक और स्थायी डायरी डेंटे सुनता है, यह समझते हुए कि अगर उनकी भागने की योजना विफल हो जाती है तो वो बस अस्तित्वहीन हो जाएगा। बाहर से कोई भी, यहां तक कि अधिकारी भी, उन्हें कभी ढूंढने नहीं आएंगे। सच्चाई समझ में आती है। फोगलैंड एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया ने पूरी तरह से भुला देना चुना है। लीची फिर उसे फोग की लत के बारे में चेतावनी देती है, एक ऐसा भाग्य जो किसी भी गलत कदम उठाने वाले का इंतजार करता है। डेंटे घबरा जाता है और जोर देकर कहता है कि वो इस चीज को कभी नहीं छुएगा। उसे यकीन है कि वह इसके प्रभावों से सुरक्षित है, वह इसे समझने के बहुत करीब है, फिर भी बहुत दूर। लेकिन रैम्बिटन उसे बताता है कि यह एक विकल्प नहीं है और पूछता है कि क्या उसने हवा पर ही ध्यान दिया है। वह भयानक सच्चाई का खुलासा करता है, इस शहर को ढंकने वाली धुंध फोग के कणों से बनी है। डेंटे की दुनिया बिखर जाती है जब उसे एहसास होता है कि वह इस पूरे समय इस ड्रग को सांस में ले रहा है। फोग, वही पदार्थ जो असंभव शक्ति प्रदान करता है, उसकी हर सांस में है। रैम्बिटन बताता है कि एक प्रतिभा को प्रकट करने के लिए भारी मात्रा में फोग की आवश्यकता होती है, लेकिन वह स्पष्ट करता है कि लत एक बहुत ही सरल, ज्यादा कपटी प्रक्रिया है। हवा में मौजूद कण आपको आदी बनाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। हर सांस के साथ पदार्थ आपके फेफड़ों में रिश्ता है, आपके शरीर में जड़ जमाता है। यह एक निरंतर कुतरने वाली लालसा पैदा करता है जो लोगों को पागलपन की ओर ले जाती है। एक ऐसी भूख जिसे केवल और ज्यादा फोग खाकर ही संतुष्ट किया जा सकता है। यह भयानक एहसास आखिरकार डेंटे को होता है जब वह सदमे में अपना मुंह ढक लेता है। रैम्बिटन चेतावनी देता है कि एक स्थिर आपूर्ति के बिना आप अंततः लिम्बो में पड़ जाएंगे। डेंटे की आवाज कांपती है जब वह अपरिहार्य सवाल पूछता है, क्या वो पहले से ही आदी है? जवाब उसके चेहरे पर साफ लिखा है, हमारा हीरो सचमुच और अच्छी तरह से फंस चुका है। डेंटे बेतहाशा तर्क करने की कोशिश करता है, जोर देकर कहता है कि उसके लिए अब भी एक मौका होना चाहिए, लेकिन रैम्बिटन बताता है कि लिम्बो तो बस एक बहुत गहरे पतन की शुरुआत है। वह चेतावनी देता है कि जबकि हर किसी की सहन शक्ति अलग अलग होती है, उन सभी के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है। डेंटे की आवाज टूट जाती है जब वो पूछता है कि क्या भागना भी संभव है, अब जब वे संभव है, अब जब वे सब आदी हो चुके हैं। लिची का जवाब सपाट और क्रूर है, हाँ में पुष्टि करते हुए, वे सब पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो आगे कहती है कि इस जगह के इतिहास में किसी को भी कभी जिंदा बाहर जाते हुए नहीं जाना गया। खैर, ये तो बस शानदार खबर है। लेकिन डेंटे का दिमाग तर्क से चिपका रहता है, उम्मीद करता है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो एक एंटीडोट बनाया जा सकता है। रैम्बिटन और लिची एक दूसरे को देखते हैं, एक वादा प्रकट करते हैं जो उन्होंने एक दूसरे से किया था, एक साथ एक भविष्य की दृष्टि।
एक साफ नीले आकाश के नीचे आजादी का जीवन डेंटे केवल घूर सकता है, यह महसूस करते हुए कि उनका बंधन और उनकी उम्मीद निर्विवाद रूप से वास्तविक है। वे भागने के अपने साझा सपने को गले लगाते हैं, एक ठोस शक्तिशाली शक्ति। लेकिन बिस्तर की छाया से चमकती आंखों की एक जोड़ी उन्हें देख रही है। डेंटे का खून ठंडा पड़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि उनकी बातचीत निजी नहीं थी। उसके नए दोस्त जम जाते हैं, उनके आशावादी भावों की जगह डर ले लेता है। नकाबपोश कैदी धीरे धीरे बैठता है, उसकी उपस्थिति कमरे को तनाव से भर देती है। डेंटे का दिमाग तेजी से दौड़ता है, यह महसूस करते हुए कि उसका शकरकंद का सौदा अब पूरी तरह से बेकार है। वह अपने विकल्पों को तौलता है, ये सोचते हुए कि क्या यह जीव भागने की कोशिश के लिए उन पर टूट पड़ेगा। हिंसा की एक चमक उसके दिमाग में भर जाती है, इस बात की याद कि यह आदमी क्या करने में सक्षम है। कैदी बिस्तर से उठता है, उसकी हरकत धीमी और सोची समझी है, लेकिन हिंसा के बजाय वह बस एक शकरकंद उठाता है और पूछता है कि क्या जाना सुरक्षित है। प्राथमिकताएं, मुझे लगता है। लीची डेंटे को पुकारती है, उसके अचानक भारी डर को नोटिस करती है। वह शांति से पूछती है कि वह इतना डरा हुआ क्यों है। अपने सामने वाले आदमी को पूरी तरह से कम आंक रही है। रैम्बिटन कैदी को एक हानिरहित फोक ज़ॉम्बी के रूप में खारिज कर देता है, जो अपने अगले नशे तक बेकार है। राहत महसूस करते हुए टेंटे खुद स्थिति को संभालने की पेशकश करता है, अपने नए दोस्तों की रक्षा करने की कोशिश करता है। लेकिन कैदी की बाह अचानक एक असंभव भयानक ताकत से फूल जाती है। वह रैम्बिटन को गले से पकड़ता है, लापरवाही से पूछता है कि क्या उसे अभी उसे मार देना चाहिए। उसकी आंखें ठंडी फुरी के साथ चमकती हैं। पूर्ण हिंसा का एक मौन वादा रैम्बिटन केवल वापस घूर सकता है। उसका आत्मविश्वास प्रदर्शन पर कच्ची शक्ति से बिखर गया है। ये डेंटे को एहसास होता है कि उसके नए दोस्तों ने एक विनाशकारी गलत गणना की है। वह दौड़कर आता है, अपने सेलमेट की बाह पकड़ता है और बेतहाशा उसे रुकने के लिए भीख मांगता है। डेंटे जल्दी से हस्तक्षेप करता है, अपने सेलमेट को यकीन दिलाता है कि हत्या की कोई जरूरत नहीं है। स्थिति शांत होने पर वह सभी को घोषणा करता है कि वह जा रहा है। वह अपने सेलमेट को बताता है कि उनकी साझेदारी खत्म हो गई है और अब अलग होने का समय है। लेकिन कैदी की एकमात्र चिंता भूला हुआ शकरकंद का सबक है। प्राथमिकताएं यार, एक अवसर देखकर डेंटे उसके हाथ से शकरकंद ले लेता है। वह लिची को एक कप में पानी भरने का निर्देश देता है, अपने अंतिम लेक्चर की तैयारी करता है। वह सब्जी को पानी में रखता है, इसे एक टीचर के अधिकार के साथ प्रस्तुत करता है, फिर सरल प्रक्रिया की व्याख्या करता है और कहता है कि इसे भरपूर धूप की आवश्यकता होगी। डेंटे अपने सेलमेट की पीठ थपथ पाता है, उसे अपने नए दोस्त को बाहर ले जाने का आग्रह करता है, लेकिन कैदी मानता है कि उसे रास्ता नहीं पता और डेंटे कबूल करता है कि उसे भी नहीं पता। डेंटे घबरा जाता है, रैम्बिटन पर चिल्लाता है कि वह अपने सेलमेट से छुटकारा पाए ताकि वह उनकी भागने की योजना में शामिल हो सके। लिची और रैम्बिटन एक दूसरे को गंभीर संकल्प की नजर से देखते हैं, एक साथ किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार। इस अराजकता में शकरकंद और पानी का गिलास जमीन पर गिर जाते हैं। सबक छोड़ दिया गया है। पानी का एक पोखर फटे हुए फर्श पर फैल रहा है, लेकिन रैम्बिटन अचानक गिर जाता है, ठंडे कंक्रीट पर मुंह के बल गिरता है। वह धीरे धीरे अपना सिर उठाता है, उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि शांत चिंतन का भाव है। कैमरा गिरे हुए शकरकंद पर टिका रहता है, जो अब इस सब में पीड़ित जैसा दिखता है। रैम्बिटन की आंख में एक नीली रोशनी चमकती है, फोक की अचूक ऊर्जा। एक याद चमकती है जिसमें वह और लिची एक स्थैतिक फिल्मी टेलीविजन देख रहे हैं। लिची बताती है कि बिल्लियां और कुत्ते वैसे ही जानवर हैं जैसे कौवे जिन्हें वे रोज देखते हैं। वो उन्हें रोएंदार प्यारे जीव बताती है जो आदेश समझते हैं और बुलाने पर आते हैं। एक युवा रैम्बिटन सुनता है, उसका दिल एक दिन अपना पिल्ला पालने पर लगा है। वह खुद से वादा करता है कि एक दिन वह एक पिल्ला जरूर लेगा। जब वह आखिरकार बाहर निकल जाएगा, वह निकल जाएगा।